हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर भी करती हूँ। और बच्चों, आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ इटली का एकीकरण, जो कि मेरे से कई बच्चों ने डिमांड की थी कि आप इटली का एकीकरण समझा दीजिए, तो मैं उसको आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम समझेंगे आज इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 19वीं सदी के बीच में यानी मध्य में शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से सार्डिनिया पिडमोंट के, ये सार्डिनिया पिडमोंट देश का नाम है, उनके प्रधानमंत्री थे काउंट कावूर, राजा विक्टर इमोलेल द्वितीय, और राष्ट्रवादी नेता थे ग्युसेपे गैरिबाल्डी और ग्युसेपे मैजिनी। ये माजिनी को कई बार हम मैथ्सनी के रूप में भी पढ़ते हैं। कई जगह हमें ये मैथ्सनी लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह हमें माजिनी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों व्यक्ति एक ही हैं। यह प्रक्रिया 1861 में इटली साम्राज्य की स्थापना और 1871 में रोम को अपनी राजधानी घोषित करने के साथ पूरी हुई थी। यानी कि आप देखें कि इटली का एकीकरण जो है वो 1830 से लगभग स्टार्ट हो चुका था। उसके लिए जो संघर्ष था वो 1830 से इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी जब हुई तो 1871 में हुई। हालांकि 1861 में वहाँ के राजा घोषित कर दिए गए थे, लेकिन पूरी हुई जब रोम को इटली की साम्राज्य जो राजधानी है, साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। और इसमें आपने ये भी देखा कि किस किस का हाथ रहा। सार्डिनिया पिडमाउंट के कौन थे प्रधानमंत्री थे, काउंट कावूर, राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय और राष्ट्रवादी नेता ग्युसेपे गैरिबाल्डी और ग्युसेपे मैजिनी। तो अब देखेंगे हम विक्टर इमैनुएल द्वितीय का। जो इमैनुएल द्वितीय हैं यानी कि सेकंड जो है, वो वहाँ के राजा बने हैं 1861 में। सार्डिनिया पिडमोंट के राजा के रूप में उन्होंने कावूर के साथ मिलकर इटली के एकीकरण का समर्थन किया था और 1861 में एकीकृत इटली यानी कि इंटीग्रेटेड इटली के वो पहले राजा बने थे। एकीकृत का अर्थ होता है छोटे छोटे राज्यों को, मतलब एकीकृत इटली, इटली कई भागों में डिवाइड था, जिस जो छोटे 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 राज्यों में, और उसको एक कर दिया गया था 1861 में। ऐसा आपने अपने देश में भी देखा है। हमारी इंडिया में जब ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार से पहले भी बहुत सारे जो राजा महाराजा नवाब शासक रहे हैं, सुल्तान रहे हैं, आपने देखा होगा। कहने के लिए तो हमारा भारत था एक, लेकिन छोटे छोटे राज्य अलग अलग थे जो आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन राज्यों की एक, जो पहले के राज्यों में और अब के राज्यों में इतना अंतर था कि जो पहले के राज्य थे जिन पर राजा या नवाब या फिर सुल्तान राज किया करते थे, उनके अपने रूल्स हुआ करते थे, उनके अपने संविधान हुआ करते थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे। और आपने भी देखा होगा कि ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, मेवाड़ की लड़ाई हुई, चित्तौड़ की लड़ाई हुई, या फिर आपके टीपू सुल्तान ने जो लड़ाई लड़ी, हैदर अली ने लड़ाई लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना है, रानी लक्ष्मीबाई जो अपने झांसी के लिए लड़ी हैं। ऐसे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो कहने के लिए तो भारत की लड़ाई थी, लेकिन आपने ये चीज़ को नोट किया होगा कि ये एक पर्टिकुलर एक राज्य का नाम आता है इसमें। झांसी के लिए आता है, या फिर आपके मेवाड़ का आता है, चित्तौड़ का आता है। भारत के लिए कोई लड़ाई का नाम इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब आप देखोगे अपने स्वतंत्रता के बाद, जब आपको 15 अगस्त 1947 में जब आप आज़ाद हो गए थे ब्रिटिश सरकार से, उसके बाद हमारे भारत को एकीकृत किया गया था। यानी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनको एक भारत बनाया गया था। उनका एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्रपति और एक ही नागरिक पूरे भारत के माने गए थे। ऐसे ही इटली के एकीकरण जो था वो 1830 से लगभग स्टार्ट हो चुका था, और 1861 में इटली को राजा भी मिल गए थे। लेकिन पूरी जो इसकी प्रक्रिया हुई वो 1871 में हुई, जब रोम को इटली का जो है राजधानी बना दिया गया था। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण जो ईयर हैं वो आप देखो। 1815 से 1815 में आप सबको मालूम होगा
कि नेपोलियन जो राजा थे, बोनापार्ट नेपोलियन, और जो 1804 में राजा बने थे फ्रांस के, तो उनके पतन के बाद यानी उनके साम्राज्य के अंत के बाद वियना कांग्रेस हुई थी, और उसके साथ इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसमें ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का इटली के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण था। जिसमें ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य वो इटली पर अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण लिए हुए था। 1860 में जो गैरीबाल्डी हैं, गैरीबाल्डी एक व्यक्ति का नाम है, में दक्षिण इटली के बड़े भूभाग को मुक्त कराया था और राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को के अधीन लाने में उनकी मदद की। राजा जो थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय, इनके अधीन यानी इनके अंडर में इस इटली के बड़े भूभाग को उन्होंने समर्पित करने में जो है मदद की थी। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय एक व्यक्ति का नाम है जो इटली के राजा बने हैं, को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, जिससे आधिकारिक तौर पर एक इटली का राज्य का निर्माण हुआ था। आधिकारिक यानी कि बिल्कुल पुष्टि के साथ इटली का निर्माण हुआ था, एकीकृत इटली का। 1871 में रोम पर कब्जा कर लेने के बाद, जब 1871 में इटली ने रोम पर कब्जा कर लिया था, तो क्या हुआ कि इटली का एकीकरण पूरा हो गया और जो रोम जिस पर कब्जा किया था इटली ने, उसको संयुक्त इटली की राजधानी बना दिया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, और आप इसको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर है हमारे काउंट कैमिलो दी काबूर की। ये देखेंगे आप, ये काबूर हैं जिनका जिक्र मैंने अभी ऊपर किया था। तो इनकी खासियत क्या थी, ये क्या थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सार्डिनिया पिडमाउंट जो देश का नाम है, जगह का नाम है, उसके ये प्रमुख मंत्री थे। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। यानी लीडरशिप की थी। जो इटली के जो प्रदेश थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको एकीकृत करने में मदद की थी। हालांकि वे स्वयं न तो किसी क्रांतिकारी का हिस्सा थे, वो खुद क्रांतिकारी नहीं थे, और ना ही वो जनतंत्र में यानी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले थे। फ्रांस के साथ की गई, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना अपने जो एक पॉलिटिकल और व्यू जो थे उसका इस्तेमाल किया था, और एक चतुर संधि यानी ट्रीटी के साथ के पीछे काबूर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फ्रांस के साथ जो संधि हुई थी, उसमें जो कूटनीतिक बातें हुई थी, वो काबूर ने बहुत अच्छी तरीके से उसको संभाला था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका था और इटली का एकीकरण भी संभव हो सका था। अब देखेंगे हम ये कौन है, ये है हमारे ज्यूसेppe गैरीबाल्डी। इनके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा, कि ये भी काबूर की तरह कोई सेना का हिस्सा नहीं थे। गैरीबाल्डी व्यक्ति का नाम है, और उसने लेकिन क्या किया था, इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ जितने भी स्वयं सेवक थे, उनका जो था नेतृत्व किया था, उनकी जो है उनका लीडरशिप किया था। और 1861 में वे दक्षिणी इटली और सिसिली के दो राज्य, सिसिली भी देश का नाम है, सिसिली के जो दो राज्य हैं उसमें प्रवेश कर गए थे, और स्पेन शासकों को, जो स्पेन भी देश का नाम है, स्पेन शासकों को हटाने के लिए उन्होंने जो है स्थानीय किसानों का समर्थन पाया था। यानी जो स्थानीय किसान, जो वहाँ के लोकल किसान थे सिसिली के और इटली के, दक्षिणी इटली के, उसमें जब उन्होंने एंट्री करी गैरीबाल्डी ने, उन्होंने जाकर किससे मिले, वो मिले किसानों से, वहाँ के स्थानीय किसानों से। और किस लिए, कि जो स्पेन के शासक हैं उनको हटाने के लिए। और जो किसान थे उन्होंने उनका, गैरीबाल्डी का साथ दिया। उसने दक्षिण इटली और सिसिली के, जो सिसिली नामक जगह है, उसको राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। यानी कि अब इनसे बात करने के बाद, किसानों से बात करने के बाद में, उसने ये दोनों इटली और सिसिली, इन पर जो है इनको अपने कंट्रोल में ले लिया, और किसको सौंप दिया, राजा इमैनुएल द्वितीय, जो कि हमारे किसके, इटली के राजा बने। इस प्रकार इटली का एकीकरण जो था वो संभव हो पाया था। अब आप इसे देखेंगे, एक सारांश में देखेंगे, इटली का एकीकरण
1859 से 1870 यानी 59 से लेकर के 70 तक पूरा हुआ था। अभी इधर देखो, ये मैं आपको इस शॉर्ट में बता देती हूँ। इस तरीके से देखेंगे आप इसको नोट्स के फॉर्म में। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। पहले अलग अलग छोटे छोटे 7 राज्य थे जिनको मिला करके एक इटली का एकीकरण किया गया था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए जो था कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो माजिनी है वो माजिनी भी है और यहाँ पर मैत्सिनी, दोनों एक ही वर्ड है। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह जो थे सारे असफल हो गए थे। 30 से लेकर और जो 48 में यानी 1830 से 1848 तक जितने भी क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे कोई भी सफल नहीं हुआ था। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने, सार्डिनिया पिडमोंट क्या है अभी आपको मैंने बताया था, ये देश का नाम है। फ्रांस से लेकर सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के बलों को हरा दिया था और ऑस्ट्रिया को हरा दिया कूटनीतिक चालों से। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। तो बच्चों, आपने समझा इटली का एकीकरण और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप वीडियो को 2-3 बार और देख करके इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इससे रिवीजन कीजिए बार बार। बस मैं तो कहूँगी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, लिख लिख के देखिए, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। और अब मिलते हैं हम आपसे नए नेक्स्ट वीडियो में। जर्मनी का एकीकरण लेके आऊँगी आप सबके लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो आपका प्रेसिंग बेल आइकन आता है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के इजीली मिल पाए। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।